गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस में मेजर अबायोटिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। अबायोटिक फैक्टर्स की वजह से ही हैबिटेट्स में बायोलॉजिकल और केमिकल चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। फिजिकली दीज फैक्टर्स change the habitat so much that different conditions are created. Let's see how. Temperature is the most ecologically relevant environmental factor. तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट डालने वाला और इकोलॉजी में चेंजेस लाने वाला जो एबायोटिक फैक्टर है दैट इज़ द टेम्परेचर। आपको पता है कि जो एवरेज टेम्परेचर होता है ज़मीन पर वो सीजनली बदलता रहता है, और जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं वैसे वैसे ये टेम्परेचर कम होता चला जाता है, या जैसे हम मैदानों से पहाड़ों की तरफ जाते हैं वैसे वैसे ये टेम्परेचर कम होता चला जाता है। जैसे अगर हम अर्थ का एक डायग्राम, जैसे सपोज अर्थ को हम कंसीडर करें, दिस इज़ द अर्थ सपोज, सो दिस इज़ द इक्वेटर। तो अब जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर यानी पोल की तरफ जाएंगे वी विल सी दैट द टेम्परेचर विल डिक्रीज, है ना, as we go up or as we go down towards the poles. Similarly, as we go up from plains to the mountains, what we see that the temperature decreases. So temperature changes कितना कितना रेंज क्या है इसकी? It ranges from sub-zero levels in the polar areas and high altitudes. हाई एल्टीट्यूड यानी बहुत ऊंचाई वाली जगह, है ना, और पोलर एरिया क्या है, जो पोल्स के पास है, जहाँ आइस रहती है हमेशा, तो वहाँ पर तो टेम्परेचर सब ज़ीरो रहता है। सब ज़ीरो मीन्स ज़ीरो से भी कम, काफ़ी कम। और ग्रेटर देन 50 डिग्री आपको कहाँ मिल जाएगा? ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में। गर्मियों के समय आपको टेम्परेचर ना 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर मिल जाएगा। तो इतने सारे देखो रेंज हो गया ये पूरा का पूरा, फ्रॉम लो टू हाई, है ना। माइनस में 20 के आसपास आप लेके चलो, से लेकर के 51 52 तक, सपोज 51 ले लेते हैं, इतना तो आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा अगर आप पोल्स में कंपेयर करो टेम्परेचर में, और डेजर्ट का कंपेयर करो समर टाइम में, तो कितनी अच्छी खासी रेंज हो गई है कि नहीं। तो बहुत सारी ऐसी हैबिटेट्स हैं, यूनिक हैबिटेट्स जिसे हम कहेंगे, जैसे कि थर्मल स्प्रिंग्स, जैसे कि डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, जहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 100 डिग्री से भी ऊपर है ना। तो इतना हाई टेम्परेचर भी हो सकता है हमारी अर्थ पर, बट वो यूनिक हैबिटेट्स हैं, वो हर जगह आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब टेम्परेचर का इतना वेरिएशन है तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी अलग अलग टाइप के होने चाहिए अलग अलग जगहों पर, है ना। ऐसा तो नहीं कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म हर जगह रह लेगा। तो जैसे कि इट इज़ जनरल नॉलेज दैट मैंगो ट्री डू नॉट एंड कैन नॉट ग्रो इन द टेम्परेट कंट्रीज लाइक कनाडा एंड जर्मनी। देखो, कनाडा है ठंडी जगह है, जर्मनी ठंडी जगह है, एज़ कम्पेयर टू ट्रॉपिकल कंट्रीज जैसे कि इंडिया। तो आम का पेड़ आपको यहाँ मिल जाएगा लेकिन कनाडा में और जर्मनी में नहीं मिलेगा। ऐसे ही जो स्नो लेपर्ड्स हैं ये केरल में आपको नहीं मिलेंगे। स्नो लेपर्ड आपको कहाँ मिलेंगे? स्नो लेपर्ड वहाँ मिलेंगे जहाँ स्नो रहती है ना, ठंडे इलाकों में। टूना फिश जो है वो आपको हमेशा ट्रॉपिक्स में मिलेगी। तो टूना आपको कभी भी रेयरली कैन नॉट बी फाउंड बियॉन्ड द ट्रॉपिकल लेटिट्यूड्स इन द ओशन। तो आप टूना मछली को ट्रॉपिक्स के अलावा और कहीं नहीं पाओगे। तो ये क्या बताया जा रहा है? मैंगो के बारे में बताया गया आपको, है ना, आपको स्नो लेपर्ड के बारे में बताया गया, आपको ट्यूना के बारे में बताया गया, है ना।
इससे ये आपको बताना चाह रहे हैं कि देखो एज द टेम्परेचर चेंजेस वी सी दैट द सम ऑर्गेनिजम्स आर स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द टेम्परेचर कंडीशंस एंड आर नॉट गोइंग एल्सवेयर। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एडाप्टेड हैं किसी सर्टेन कंडीशन में रहने के लिए, वो उसके अलावा कहीं और किसी चेंज्ड एनवायरनमेंट में नहीं रह पा रहे। सो you can readily appreciate the significance of temperature to living organisms when you realize that it affects the kinetics of enzymes and through it the basal metabolism, activity and other physiological functions of the organism. टेम्परेचर कैसे इफेक्ट डालता है किसी की बॉडी पर? बिकॉज टेम्परेचर इफेक्ट डालता है उसके एंजाइम्स पर, बिकॉज एंजाइम्स को सर्टेन टेम्परेचर के अंदर एक्शन करने की एबिलिटी होती है। तो अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो एंजाइम्स की एबिलिटी भी चेंज हो जाती है और वो ऑप्टिमम फंक्शन नहीं कर पाते, ठीक से काम नहीं कर पाते, जिसके कारण बेसल मेटाबॉलिज्म पर इफेक्ट पड़ता है, ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी पर फर्क पड़ता है, उसके फंक्शंस खराब हो जाते हैं। तो टेम्परेचर का रोल यहाँ पर इसीलिए है सबसे ज़्यादा। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो टॉलरेट कर सकते हैं और आसानी से वाइड रेंजेस में रह सकते हैं, उनको हम यूरीथर्मल बोलते हैं। यूरीथर्मल organisms are those who are able to survive under wide range of temperature। अब यूरीथर्मल में आप किसको रखोगे? तो एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ यूरीथर्मल में किस किस को रखना चाहिए। क्या हम अपने आप को रख लें, है ना, मैन हो गया। आप और किसको रखना चाहोगे? काव, जो हमारे आसपास हमें जितने भी एनिमल्स घूमते दिखाई दे रहे हैं, मैमल्स हैं जितने, जैसे कि मंकी हो गया, हम आराम से कह सकते हैं कि येस दे आर यूरीथर्मल। आप टाइगर लिख लो, ठीक है। और देखते हैं यूरीथर्मल में जो वॉल लिजर्ड है, जो हमारे घरों में रहती है, इट इज़ ऑल्सो यूरीथर्मल। एंड प्लांट में एग्जाम्पल ले लो, आर्टिमिसिया प्लांट एक मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है ना। ये सारे के सारे यूरीथर्मल हैं। इसके अलावा डॉग्स हो गए, रोज़ है, डेजी, तो ये सारे के सारे यूरीथर्मल के एग्जाम्पल मैंने आपको बताए। आप इसमें से नोट कर लेंगे कुछ ना कुछ, है ना। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स तो यूरीथर्मल हमने डिस्कस कर ही लिए, बट देयर आर organisms which are restricted to narrow range of temperature। ऐसे भी तो हैं जो किसी नैरो रेंज में रह सकते हैं, जो ज़्यादा चेंज बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उनको आप क्या कहोगे? उनको कहोगे स्टेनोथर्मल। दे लिव इन द नैरो रेंज, दे कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट रेंज। जैसे थोड़ी देर पहले हमने आपके साथ डिस्कस किया था, किसके बारे में डिस्कस किया था? टूना के बारे में डिस्कस किया था, टूना मछली के बारे में, कि वो कहाँ पाई जाती है? ट्रॉपिक्स में पाई जाती है, ठीक है ना। तो स्टेनोथर्मल हो गई। जैसे कि आप मैंगो के बारे में डिस्कशन हुआ था हमारा थोड़ी देर पहले, है ना, ये भी स्टेनोथर्मल हो गया। स्नो लेपर्ड स्टेनोथर्मल। और देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। पेंगुइन स्टेनोथर्मल है। ऑर्किड जो प्लांट्स होते हैं, ये इनके बड़े अच्छे फूल आते हैं, तो ऑर्किड्स हैं। पाइथन स्टेनोथर्मल है। सारे के सारे स्टेनोथर्मल बता रहा हूँ मैं आपको। सील मछली, सील, ओके। एंड स्नेक्स, सम फिशेस, ओके। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, स्नो क्रैब, इट इज़ ऑल्सो, स्नो लग गया है ना, इट इज़ ऑल्सो स्टेनोथर्मल। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास अब आ चुके हैं यूरीथर्मल और स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिजम्स के।
और हमें डिफरेंस भी क्लियर हो चुका है कि यूरीथर्मल ऑर्गेनिजम्स कैन लिव इन द वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर चेंजेस, सो दे कैन लिव प्रॉपरली in those changes, but the stenothermal organisms have narrow range. They cannot uh, live outside that range. तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे. तो the level of thermal tolerance of different species determine to a large extent their geographical distribution. तो जिस प्रकार का उनका थर्मल टॉलरेंस होगा उसी प्रकार का उनका जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा. ठीक है, तो एग्जाम्पल्स यहाँ से मैंने डिस्कस कर लिए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा इससे. इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज़ बीन ए ग्रोइंग कंसर्न अबाउट द ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर्स. आजकल देखो बहुत बड़ा कंसर्न है और बहुत पहले से पिछले 10 ईयर्स से चला आ रहा है ये कि ग्लोबल टेम्परेचर राइज कर रहे हैं. इफ़ दिस ट्रेंड कंटिन्यूज वुड यू एक्सपेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन रेंज ऑफ सम स्पीशीज टू बी अफेक्टेड. क्या आपको लगता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो आने वाले टाइम में दुनिया में जो टेम्परेचर रेंजेस हैं वो चेंज होंगी, तो क्या स्पीशीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज हो सकता है? आंसर है येस, बिल्कुल होगा. बिकॉज हमको पता है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कैसे हैं, स्टेनोथर्मल हैं. तो स्टेनोथर्मल होने का मतलब है कि दे कैन नॉट लिव आउटसाइड दैट रेंज. ओके, तो अगर रेंज चेंज होगा तो उनकी एक्सटिंक्शन जो है फिर आप देख लोगे बहुत जल्दी, बहुत नज़दीक होगी उनके एक्सटिंक्शन में, जल्दी ख़त्म हो जाएंगे वो. आइए अगला एबायोटिक फैक्टर देखते हैं, दैट इज़ द वाटर. नेक्स्ट टू टेम्परेचर, वाटर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिजम्स. इनफैक्ट लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेटेड इन वाटर. तो वाटर के बारे में जब भी आप बात करोगे ना, आप ये बात ज़रूर याद रखोगे कि भाई लाइफ जो है वो तो वाटर के कारण ही आई है, ओरिजिनेट हुई है धरती पर. सो हाँ भाई, पानी तो इम्पोर्टेंट है. इट इज़ अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर. लाइफ पानी के बिना चल भी नहीं सकती है ना. बिकॉज जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ऑल आर सपोर्टेड बाय वाटर. तो अब वाटर की अवेलेबिलिटी देखें तो हमने देखा था कि डेजर्ट्स में वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, एनुअल रेनफॉल बहुत कम होता है. तो ऐसी जगह पर तो स्पेशल एडाप्टेशन ही करने पड़ेंगे अगर रहना है तो किसी भी प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी है या उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस पे डिपेंडेंट है? पानी पर बहुत हैविली डिपेंडेंट है. तो तुम्हें ये लगता होगा सोचने पर कि भाई अगर ऐसी बात है तो जो लोग ओशियंस में रहते हैं, जो ऑर्गेनिज्म, या जो लेक में रहते हैं या जो रिवर में रहते हैं, उनको तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती होगी, यानी पानी से संबंधित कोई प्रॉब्लम उनको नहीं आती होगी. बट ऐसा नहीं है. बट दिस इज़ नॉट ट्रू. एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में जो क्वालिटी है पानी की वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. क्वालिटी का मतलब पानी में जो केमिकल्स प्रेजेंट हैं, केमिकल कंपोजिशन, पानी का जो पीएच है वो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. सॉल्ट कंसंट्रेशन जैसे कि बात करें तो आप देखो इनलैंड वाटर्स में जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है वो 5 पार्ट्स पर 1000 है. सी में 30 पार्ट्स पर 1000 या 35, तो ये रेंज रहता है. और हाइपर सैलाइन लगून्स यानी ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो है वाटर बार बार इवेपोरेट होने की वजह से, सी वाटर के बार बार इवेपोरेट होने की वजह से जो सॉल्ट कंटेंट है वो बहुत हाई होता है. ऐसी जगह पर तो आपको 100 से ज़्यादा सैलिनिटी देखने को मिल जाएगी, यानी सॉल्ट कंसंट्रेशन आपको बहुत हाई मिलेगी. तो क्या लगता है आपको, इतनी हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, या आप ये कह लो ये इतनी लो सॉल्ट कंसंट्रेशन, तो क्या कोई ऑर्गेनिज्म आसानी से सर्वाइव कर जाएगा? मतलब रेंज कहाँ से आ गई, 5 से लेकर के 100 तक जा रही है रेंज. हमने जो हैबिटेट्स आपके साथ डिस्कस किए अभी, तो क्या सारे ऑर्गेनिजम्स इन रेंजेस का सामना कर लेंगे आसानी से? मतलब हर जगह रह लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं. कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, सम ऑर्गेनिजम्स, दे आर टॉलरेंट टू द वाइड रेंजेस ऑफ सैलिनिटी. तो उनको हम क्या बोलेंगे? यूरी हेलाइन. जैसे हमने यूरी थर्मल बोला था ना टेम्परेचर के लिए, ऐसे ही हम यूरी हेलाइन बोलेंगे अगर सैलिनिटी की बात करते हैं तो कुछ ऐसे हैं जो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी में रह सकते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जो नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी में रहते हैं.
जो नैरो में रहते हैं उनको हम बोलते हैं स्टेनोहेलाइन, ठीक है। जैसे नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में रहने वाले को हमने कहा था स्टेनोथर्मल, ओके। तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब यूरी हेलाइन का एग्जाम्पल क्या होना चाहिए? यूरी हेलाइन, यूरी हेलाइन का एग्जाम्पल आप लिखिए सैल्मन फिश। साल्मन फिश जो है, साल्मन मछली, ये माइग्रेट करती है काफ़ी, और समुद्र और पानी जो फ्रेश वाटर है, मीठा पानी, उसके दोनों जगहों पर ये रह सकती है। तो इसका मतलब ये कैसी है? यूरी हेलाइन है। ऐसे ही एक मछली है हिल्सा, HILSA, हिल्सा। तो हिल्सा जो है ये भी यूरी हेलाइन है। तो ये दो एग्जाम्पल्स हमें याद रख लेने हैं इसमें। अगर हम बात करते हैं स्टेनोहेलाइन की, सो लेट्स चेक दैट। यहाँ स्टेनोहेलाइन ऑर्गेनिजम्स, तो इसमें आप याद रखना मोस्ट फिशेस, ज़्यादातर मछलियाँ जो हमें दिखाई देती हैं दे आर स्टेनोहेलाइन बिकॉज दे आर एडाप्टेड टू सर्टेन रेंज ऑफ सैलिनिटी। जैसे शार्क, शार्क कहाँ रहेगी? मैरीन वाटर में, जहाँ सैलिनिटी 30-35 के आसपास है पार्ट्स पर थाउजेंड में। वहीं रोहू कहाँ रहेगी? फ्रेश वाटर में, तो जहाँ सैलिनिटी काफ़ी कम है, 5 या 6 के आसपास है। तो आपको समझ में आ गया होगा स्टेनोहेलाइन और यूरी हेलाइन के लिए हमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखना है। मैनी फ्रेश वाटर और एनिमल्स कैन नॉट लिव फॉर लॉन्ग इन सी वाटर। अब क्वेश्चन क्यों आ गया? एंड वाइस वर्सा। कारण है ऑस्मोटिक प्रॉब्लम आ जाती है।